सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं बेसिक साइंस फॉर इंजीनियरिंग की क्लास। मैं पीछे बिल्कुल आपको हीट एंड टेम्परेचर से पढ़ाते चला जा रहा हूँ ताकि जो कठिन टॉपिक है उनको पहले करा दिया जाए, बाद में तो हम पूरा आपको कंप्लीट कराऊँगा ही मैं। साथ ही साथ हम पीवाईक्यू भी करेंगे, लेकिन अभी थ्योरी पोर्शन को पढ़ते हैं, उसके बाद सारे पीवाईक्यूज़ को देखेंगे ताकि आपको किसी भी तरह का डाउट ना हो और आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें। तो अगर आप पीछे की वीडियोज़ को देखते हुए नहीं आ रहे हैं, तो सबसे पहले पीछे की वीडियोज़ को देखिए, तभी आपकी समझ विकसित होगी। और अगर आप बीच-बीच में छोड़कर वीडियो को देखेंगे, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये बात मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं। तो पिछले क्लास के बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं रेगुलेशन। रेगुलेशन आज हम देखेंगे कि रेगुलेशन होता क्या है? तो देखिए रेगुलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, जहाँ पर कि अगर हम प्रेशर को अप्लाई करते हैं, तो जो आइस है वो मेल्ट हो जाता है। मैंने क्या बोला कि जैसे ही हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं, तो हमारा आइस क्या करता है? आइस मेल्ट होने लगता है और जैसे ही हम प्रेशर को हटा लेते हैं, तो मेरे पास आइस जो है फिर से क्या हो जाता है? फ्रीज़ कर जाता है। अब यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो रेगुलेशन कहलाती है। अब रेगुलेशन के एग्ज़ाम्पल को भी समझ लेते हैं। जैसे देखिए ग्लेशियर्स होते हैं, ग्लेशियर शुरू में तो बर्फ में रहते हैं, लेकिन ज उनके वेट और प्रेशर के कारण जो है नीचे का ही जो आइस है वो मेल्ट होने लगता है, जिस कारण से वो फ्लो करना चालू कर देते हैं। उसी तरह से जो आइस स्केटिंग होती है, तो वो जब चक्का के नीचे जो स्किड लगा रहता है, वो क्या करता है? दबाव देता है, तो दबाव देता है तो नीचे जो आइस है ना वो पानी में बनने लगता है, वाटर में मेल्ट होने लगता है, जिसके कारण फ्रिक्शन कम हो जाता है और उसको स्केटिंग करना ज़्यादा आसान हो जाता है। और जैसे ही उस प्रेशर को हम हटा लेते हैं, वहाँ पर बर्फ दोबारा से जम जाता है क्योंकि टेम्परेचर सेम है वहाँ पर। तो आपको रेगुलेशन समझ में आ गया होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब आप पर आपको इससे भी सवाल पूछा जा सकता है। आइए अब हम लोग देखेंगे, अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा, वो होगा हीट ट्रांसफर। अब हम जानेंगे कि हीट ट्रांसफर होता क्या है? तो देखिए हीट ट्रांसफर को समझने से पहले आप मोड दरअसल पढ़ना तो हम लोगों को मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, लेकिन ट्रांसफर ऑफ हीट क्या होता है? तो हीट आपको एक तरह का एनर्जी का फॉर्म है। सिंपल आपको याद रखना है कि हीट एक एनर्जी का फॉर्म है, जिसकी यूनिट क्या होती है? जूल होती है। तो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट्स एसआई यूनिट इज़ जूल। याद रखिएगा इस बात को। अब अगर हम बोले कि अब हीट करता क्या है? तो हीट अगर देखें तो ट्रांसफ़र करता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। यानी कि आपके पास हमेशा 2 बॉडीज़ रहेगी। एक कोल्ड बॉडी होगा और एक हॉट बॉडी होगा। तो आपको जैसे पता है कि पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है, उसी तरह से टेम्परेचर भी हमेशा हॉट बॉडी से क्या होता है? कोल्ड बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। तो अगर हम हीट ट्रांसफ़र की बात करें, तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हीट ट्रांसफ़र तभी होगा जब एक बॉडी हॉट होगा, दूसरा कोल्ड होगा और हमेशा ट्रांसफ़र कहाँ से होगा? हॉट से कोल्ड में होगा अनटिल अनलेस जब तक कि हम किसी तरह का एक्सटर्नल सोर्स वहाँ पर प्रोवाइड ना करें। अब अगर हम इसी हीट ट्रांसफ़र के मोड को पढ़ें, तो अब ये मोड 3 तरह से बँट जाता है। अब ये 3 तरह से मोड बँटता है, तो सबसे पहले हमारा आता है कंडक्शन। अब कंडक्शन क्या होता है ये भी देखेंगे। दूसरा मेरा टॉपिक बनता है वो है कन्वेक्शन और जो तीसरा बनता है वो मेरा बनता है रेडिएशन। तो अब आपको पढ़ना है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। अब आइए समझते हैं कि कंडक्शन क्या होता है। तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर हमने देखा 3 तरह का होता है। एक को बोलते हैं कंडक्शन, दूसरे को बोलते हैं कन्वेक्शन और तीसरे को बोलते हैं रेडिएशन। तो अब हम क्या देखने जा रहे हैं? हम देखने जा रहे हैं कंडक्शन क्या होता है। तो कंडक्शन वह मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है जिसमें जो हीट ट्रांसफर होता है हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की ओर जाता है। और कैसे जाता है? तो बॉडी के पार्टिकल के थ्रू जाता है बिना एक्चुअल मोशन के। तो अब हम क्या समझ पाए कि कंडक्शन को हमेशा एक मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। यानी हीट ट्रांसफर के लिए उसको एक मीडियम की आवश्यकता पड़ेगी, जिस मीडियम को हम बोलेंगे कि वो उसका मटेरियल होगा। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो अब इसमें 2 स्टेट्स बनेंगे। अब कंडक्शन में 2 स्टेट बनेंगे, एक को बोला जाता है वेरिएबल स्टेट और दूसरे को बोला जाता है स्टेडी स्टेट। अब आइए समझते हैं कि वेरिएबल और स्टेडी स्टेट होता क्या है? देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एक रॉड है और एक रॉड को मैंने इधर से पकड़ रखा है और इधर से मैंने हीट करना इसको चालू किया। अब ये सराउंडिंग में ओपन है। मैंने क्या बोला? अभी ये सराउंडिंग से इंसुलेटेड नहीं है, सराउंडिंग में रखा हुआ है। तो अब हम इसको यहाँ से गर्म करना चालू करेंगे तो शुरुआत में आप देखेंगे कि हर एक पॉइंट पर जो टेम्परेचर है वो अलग-अलग है। तो अगर इस पॉइंट पर अगर हम देखते हैं कंडक्शन को तो वो किस स्टेट में आएगा? तो उसको बोलेंगे वेरिएबल स्टेट में। क्यों? क्योंकि हर क्रॉस सेक्शन पे जो तापमान की वैल्यू है वो अलग-अलग होगी। लेकिन एक समय पर ऐसा आएगा जिस समय पर यहाँ पर जो तापमान होगा वो सभी जगह सिमिलर होगा।
तो ऐसे स्टेट को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेडी स्टेट बोलेंगे। उसी तरह अगर मैंने क्या बोला कि अगर मैं वेरिएबल स्टेट की बात कर रहा हूँ, तो वेरिएबल स्टेट में अगर मैं टेम्परेचर थीटा लिया है और डिस्टेंस को मैंने डी लिया है। मैंने क्या बोला कि मैंने एक एंड पर टेम्परेचर लिया और दूसरे एंड पर मैंने डिस्टेंस लिया। ये जो डिस्टेंस है गर्म होने का रॉड की बात कर रहा हूँ मैं, और टेम्परेचर हम इसको हीटिंग सोर्स दे रहे हैं। तो जो मेरा ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? ये कुछ डिक्लाइन ग्राफ बनता हुआ दिखाई देगा, यानी कि मेरे पास एक कर्व मिलेगा। लेकिन जैसे ही एक पॉइंट आएगा, जब वो स्टेडी पॉइंट आएगा, तो जब हम मैंने क्या बोला कि अब उसके बाद ये जो रॉड है, इस रॉड को अगर मैं आइसोलेट कर देता हूँ, ठीक है? या इंसुलेट कर देता हूँ सराउंडिंग से, तो क्या हो जाएगा कि इसके लिए अब ये जो ग्राफ बनेगा, वो एक स्ट्रेट लाइन बनता हुआ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया स्टेडी स्टेट का ही मतलब यही होता है कि अगर रॉड के हर एक क्रॉस सेक्शन में पूरे इस पर्टिकुलर एरिया में अगर तापमान सेम हो जाएगा, वो समय तो आएगा ही एक समय, तो उस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेडी स्टेट बोलते हैं। तो आपको कंडक्शन भी क्लियर हो गया होगा, वेरिएबल भी क्लियर हो गया और स्टेडी स्टेट भी क्लियर हो गया होगा। साथ ही साथ ये टेम्परेचर और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप अपने कॉपी में नोट करेंगे। तो आइए देखते हैं अपने अगले टॉपिक को। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है? टेम्परेचर ग्रेडिएंट है। तो टेम्परेचर ग्रेडिएंट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास डेल्टा थीटा है, जो चेंज इन टेम्परेचर को दर्शा रहा है, और डेल्टा एक्स है, जो हमको दर्शा रहा है कि ये डिस्टेंस है 2 आइसोथर्मल सरफेसेस के बीच की दूरी। तो यानी कि अब हमने एक टर्म यहाँ पर जाना जिसका नाम आ गया आइसोथर्मल सरफेसेस। तो अब आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है, कभी आपको सरफेस समझ में आएगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, जहाँ पर कि जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है। अब इस लाइन का भी मतलब हम समझ लेते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट से हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो एक ऐसा प्रोसेस, तो अब इस प्रोसेस में क्या लगेगा? आपको वर्क डन करना पड़ेगा। अब जब आप वर्क डन करेंगे तो आपको हीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस हीट को आप लेके वर्क डन करेंगे, तो वर्क डन होने के बाद हीट क्या हो जाएगा? रिलीज़ हो जाएगा। तो हीट गेन भी हुआ, यानी हीट लिए भी हम और हीट को रिलीज़ भी कर दिए। तो जो टेम्परेचर था वो तो कांस्टेंट ही रह गया ना। तो यानी कि ऐसा ही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? आइसोथर्मल प्रोसेस। तो डेल्टा एक्स क्या है? 2 आइसोथर्मल सरफेसेस के बीच की दूरी है। अब अगर आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में अगर हम एक ग्राफ को प्लॉट करते हैं, तो हमारा ग्राफ मान लेते हैं 2 प्रोसेस है, एक है ए और एक है बी। तो दोनों के बीच का वर्क डन तो यही निकलेगा। तो यानी कि डब्ल्यू कितना होता है आपका? तो ये होता है एनआरटी लॉन, और ये होता है अपॉन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। तो ये तो वर्क डन होता है, ये मैं आपको बाद में भी बता दूँगा। ये अभी आगे टॉपिक में आएगा। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी हो गया ये आपके पास। तो ये चीज़ें थी आइसोथर्मल प्रोसेस से संबंधित बातें। अब समझते हैं कि टेम्परेचर ग्रेडिएंट होता क्या है? तो टेम्परेचर ग्रेडिएंट को डिनोट करते हैं नेबुला टी से, याद रखिएगा। नेबुला टी बोल लीजिए या ऐसे ही याद रखिए, कोई ज़रूरी नहीं है, फिर भी एग्ज़ाम में पूछ देगा तो क्या कर सकते हैं। तो ये क्या होता है? ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर पर यूनिट डिस्टेंस बिटवीन 2 आइसोथर्मल सरफेसेस के बीच के डिस्टेंस को, और ये हमेशा कितना होता है? नेगेटिव होता है। तो अब इस सवाल उठता है कि नेगेटिव हुआ क्या? तो आपको मैंने बताया कि जब भी हम रॉड को हीट कर रहे थे, निश्चित रूप से आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर x0 था, इसकी टोटल लेंथ x है। अब यहाँ पर मैंने x0 माना, तो अब ये x धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो इस x के बढ़ने की वजह से जो टेम्परेचर है वो क्या होते चला जा रहा है? डिक्लाइन होते चला जा रहा है। इसीलिए ये जो डेल्टा नेबुला टी है, उसमें जो डेल्टा थीटा है उसको नेगेटिव साइन क्या रिप्रेज़ेंट कर रहा है? तो नेगेटिव साइन आपको मैंने बता दिया, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ कर रहा है जैसे-जैसे एक्स इंक्रीज़ कर रहा है, और किधर? जिधर मेरा हीट फ्लो का डायरेक्शन है। तो अब देखिए, अब अगर मैं इसके यूनिट को लिखना चाहूँ, अगर मैं इसके यूनिट को लिखना चाहूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा सवाल, तो डेल्टा थीटा क्या है? डिग्री सेल्सियस है, और ये तो डिस्टेंस है ना, तो यानी कि क्या हो जाएगा? मीटर। तो यानी कि टेम्परेचर ग्रेडिएंट की यूनिट क्या बन गई? डिग्री सेल्सियस पर मीटर। तो ये सवाल कई बार पूछा गया है आपके एएलपी के एग्ज़ाम में, तो इसको भी अब आप याद रखेंगे। अब यानी कि अब आपको मैं कंडक्शन को समराइज़ करना चाहूँ, तो कंडक्शन दरअसल है क्या? तो मैंने आपको क्या बताया कि कंडक्शन क्या है? तो एक हीट ट्रांसफ़र है, जो कि एक पार्ट ऑफ सबस्टेंस से दूसरे पार्ट ऑफ सबस्टेंस में होता है, या फिर एक सबस्टेंस से अनदर सबस्टेंस भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पर कॉन्टैक्ट कैसा होगा? तो फिज़िकल कॉन्टैक्ट होगा, ये भी बात आपको याद रखना है। साथ ही साथ क्या ये सिर्फ़ सॉलिड बॉडी के लिए नहीं है?
मरकरी में भी कंडक्शन हो सकता है। इस बात को याद रखिएगा, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। और जब फिजिकल कॉन्टैक्ट होगा बिना एप्रिसिएबल डिस्प्लेसमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के, तो कंडक्शन की परिभाषा भी मैंने आपको लिख दिया है, काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब मैंने कंडक्शन के बारे में कुछ की पॉइंट्स लिख रखा है जो आपको याद रखना है। तो की पॉइंट्स में सबसे बड़ा काम क्या है कि चलिए इससे पहले एक और चीज़ बता दूँ कि जो मैकेनिज़्म इन्वॉल्व्ड होता है सॉलिड्स में, वो 2 मैकेनिज़्म इन्वॉल्व्ड होते हैं हीट ट्रांसफर के केस में। पहले को आपको कहा जाता है लैटिस वाइब्रेशन। याद रखिएगा कि एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं लैटिस वाइब्रेशन, और जो दूसरा कारण होता है वो ट्रांसफर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। ये मैं सॉलिड की बात कर रहा हूँ। तो मैंने अगर सॉलिड की बात की है कंडक्शन में हीट ट्रांसफर का, तो उसमें 2 मैकेनिज़्म आपको याद रखना है। जो सबसे पहला मैकेनिज़्म बताया, एक तो बता दिया मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, यानी कि ट्रांसफर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और दूसरा जो है लैटिस वाइब्रेशन। बस ये याद रखना है आपको। अगर इस बात को याद रखेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। और ये मैंने पढ़ाने के दौरान कई बार समझाया भी आपको। अब जो है, अब आपको अगर मैं समझाना चाहूँ कि गैसेज़ में, या फिर गैसेज़ की बात करूँ, तो गैसेज़ में हमारा जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो कैसे होता है? तो आपको बता दें कि जो टेम्परेचर होता है, यानी कि गैसेज़ की बात करें तो जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो फ़ंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है। याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी इज़ अ फ़ंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है, फ़ंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है, तो याद रखिएगा। और साथ ही साथ लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में भी गैस की तरह ही काइनेटिक एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है। बस अंतर थोड़ा-सा का होता है, और वो अंतर क्या है कि जो मैकेनिज़्म होता है हीट का, वो गैसेज़ के तो पास होता ही है। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा क्लोज़ली स्पेस्ड होते हैं, और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज़ होते हैं, फिर वो काम करते हैं कंडक्शन कराने की प्रक्रिया में। तो अब आते हैं की पॉइंट्स पर, तो की पॉइंट्स आपका क्या कहता है कि जो हीट ट्रांसफर है वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है। ये 5 पॉइंट में आप अगर याद कर लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी सुविधा होगा। उसी तरह से जो हीट ट्रांसफर होता है, अभी मैंने समझाया कि लैटिस, यानी कि वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से, और जो तीसरा है वो सॉलिड बॉडी के अलावा मरकरी में भी हो सकता है। क्योंकि मरकरी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, इसलिए ये पॉइंट याद रखना है। कई बार आपको ऑप्शन में मरकरी दे दिया जाएगा तो आपको लगेगा अरे लिक्विड की बात कर रहा है, जल्दी से इसको हटा दो। नहीं, मरकरी दिया है तो वो भी ऑप्शन में सही जाएगा। उसी तरह से ये एक स्लो प्रोसेस है, आपको भी पता है, काफ़ी स्लो प्रोसेस है, और ज़ाहिर-सी बात है जो कंडक्शन है वो इरेगुलर पाथ को फॉलो करता है। तो इतनी बातें आपको ज़रूर याद रखना। अब आइए समझते हैं कि हीट करंट क्या होता है। तो दिया गया टॉपिक क्या है? हीट करंट है। अब हीट करंट होता क्या है? सबसे पहले तो आपको करंट की परिभाषा पता होनी चाहिए। तो अगर आपको सिंपल भाषा में करंट बताऊँ, तो आप देखिएगा कि जब भी एक तार में करंट दौड़ता है, तो वहाँ पर क्या होता है? हीट के फॉर्म में एनर्जी भी ट्रैवल करता है। क्यों? क्योंकि आपने जूल्स लॉ पढ़ रखा है कि एच कितना होता है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट में आपने पढ़ा है कि एच बराबर क्या होता है? आई स्क्वायर आरटी होता है। तो यानी एच प्रोपोर्शनल हो गया किसके? आई स्क्वायर, यानी जितना ज़्यादा करंट होगा, हीट एनर्जी उतना ज़्यादा डेवलप होगा। इसीलिए तार गर्म होता है। आपने देखा भी होगा, चिंगारी भी भड़कता है और आग भी लग जाता है। अगर हाई वोल्टेज की तार है और उसमें करंट जब दौड़ता है, तो आप देखिएगा कितना हेवी लॉस होता है, अगर अगर किसी भी तरह का कैज़ुअल्टी होता है किसी भी तरह से तो। चलिए, तो उधर नहीं जाते हैं। तो अब हीट करंट क्या है? तो हीट करंट हमारा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में किसी भी दिए गए समय में। तो देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि जो करंट होता है वो कितना होता है? Q/T होता है। बस यहाँ पर हीट करंट का नाम दे दिया गया है। तो हीट करंट को अगर मैं H से डिनोट कर दूँ, तो दिया गया समय में जो भी हीट ट्रैवल करेगा, यानी हीट ट्रांसफर होगा, वही मेरा क्या कहलाता है? हीट करंट कहलाता है। तो ये मेरे पास क्या हो गया? हीट मेरे पास ये क्या हो गया? हीट ट्रांसफर कर रहा है, यानी कि Q के फॉर्म में कर रहा है, और कितने समय में कर रहा है, ये मेरा हीट करंट कहलाता है। ये बात याद रखिएगा। अब आइए समझते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है। तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, आपको बता दें कि ये मटेरियल की वह एबिलिटी है कि कितने अच्छे से वो हीट को कंडक्ट कर सकता है। अब यानी कि क्या हो गया? यानी इसका मतलब हो गया कि ये मेज़र कर रहा है कि कितने अच्छे से कोई भी जो मटेरियल है वो ट्रांसफ़र कर रहा है हीट एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, यानी कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में कौन-सा मटेरियल कितनी अच्छे से हीट ट्रांसफ़र कर रहा है, ये हमारा बताता है थर्मल कंडक्टिविटी। अब याद रखिएगा एक लाइन को, कि एक क्रूशियल प्रॉपर्टी है और इसका काफ़ी जगह एप्लीकेशन में इस्तेमाल होता है। कहाँ-कहाँ? तो हीट ट्रांसफ़र में, और जहाँ पर इंसुलेशन की बात आती है, वहीं पर तो आप थर्मल कंडक्टिविटी को इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि जितना ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगा, उतना ज़्यादा फास्टर हीट होगा। यानी कि ये कि अब थर्मल कंडक्टिविटी को भी हम देखेंगे किस चीज़ से डिनोट करते हैं, कैसे होता है।
इसके आगे के टॉपिक को समझेंगे। लेकिन आसान भाषा में अगर मैं आपको बता दूँ तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? तो एक मटेरियल की एबिलिटी है कि वो हीट को कितने अच्छे से कंडक्ट करता है। बस यही बात आपको याद रखना है और जितना ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगा यानी कि उतने ही फ़ास्टर आपका हीट ट्रांसफ़र होगा, ये भी बात आप याद रखेंगे। तो हीट ट्रांसफ़र से संबंधित इतनी बातें आपको निश्चित रूप से याद होनी चाहिए। अब आइए अपने टॉपिक को समझते हैं, फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले फूरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन में हम सबसे पहले कुछ असम्पशन्स को लेते हैं और वो असम्पशन्स क्या-क्या होते हैं याद रखिएगा। तो सबसे पहला तो जो मेरा हीट का डायरेक्शन है, हीट का जो मेरा डायरेक्शन है वो कैसा होना चाहिए? यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए। मैं लिख देता हूँ कि हीट कैसा होना चाहिए? यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए। दूसरा, कोई भी इंटरनल हीट जनरेशन वहाँ नहीं होना चाहिए, तो नो इंटरनल हीट जनरेशन भी इसका क्या है? तो मैंने बता दिया आपको कि ये भी इसका एक असम्पशन्स है। तीसरा, जो मटेरियल होना चाहिए, तो मटेरियल कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस होना चाहिए। अब होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? तो ऐसा मटेरियल जिसका कंपोज़िशन थ्रू आउट सेम रहता है या फिर इसी को दूसरे नाम से आइसोट्रॉपिक मटेरियल भी कहा जाता है। अब उसी तरह से जो मेरा बाउंड्री का सरफेसेस होना चाहिए, बाउंड्री का जो सरफेस होता है, वो कैसा होना चाहिए, ये भी मैंने आपको समझा के रखा है कि ये आइसोथर्मल होना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको बिल्कुल अपने दिमाग में रखना है। साथ ही साथ आपको एक और कंडीशन मैंने पढ़ा दिया है और जो कंडीशन होना चाहिए, वो यहाँ कैसा होना चाहिए, स्टेडी स्टेट कंडीशन होना चाहिए। ये भी मैंने आपको सब कुछ इस असम्पशन्स के बारे में सब कुछ आपको बता रखा है कि यहाँ कैसा ग्राफ बनेगा, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है और ये क्या होता है, सारी चीज़ें मैं आपको बता के अब मान लीजिए कि मैं आपको बार-बार रॉड का ही एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो फूरियर लॉ समझने से पहले तो अब मेरे पास क्या है, एक रॉड है। अब इस रॉड की कुछ न कुछ लंबाई होगी, उस लंबाई को हमने क्या ले लिया, एल मान लिया। अब मेरे पास 2 एनवायरनमेंट मैंने क्रिएट किया। एक को मैंने बोला कोल्ड एनवायरनमेंट है और दूसरे को तरफ मैंने क्या कर दिया, हॉट एनवायरनमेंट है। चाहे मैं इधर ही हॉट ले लेता हूँ ताकि सुविधाजनक रहेगा आपको दिखाने के लिए कि डायरेक्शन कैसे हीट फ्लो होगा। तो इसको मैंने क्या मान लिया, कोल्ड एनवायरनमेंट मान लिया। अब कई बुक्स में यहाँ थीटा 1 है और यहाँ पर थीटा 2 है। आप T1 भी मान सकते हैं और ये T2 भी मान सकते हैं। दोनों टेम्परेचर ही हैं और जो मेरा हीट फ्लो का डायरेक्शन है, तो मैंने दिखा दिया कि हीट फ्लो का डायरेक्शन किधर है मेरे पास, तो ज़ाहिर-सी बात है हॉट एनवायरनमेंट से कोल्ड एनवायरनमेंट की ओर मेरा शिफ्ट होगा क्या, तो हीट फ्लो। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया होगा तो बाकी की चीज़ें दिक्कत नहीं होंगी। अब जो मेरा इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जो इस तरह से चलेगा उसको मैंने क्या मान लिया ए। तो ए मेरा क्या है आपका एरिया दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं तो फूरियर्स लॉ कहना क्या चाहते हैं? अब फूरियर्स लॉ का कहना ये था कि जो मेरा रेट ऑफ हीट फ्लो है, याद रखिएगा कि जो मेरा रेट ऑफ हीट फ्लो है, अब रेट का मतलब ही होता है पर यूनिट टाइम। याद रखिएगा कि रेट का मतलब क्या होता है पर यूनिट टाइम। ये अगर आपको समझ में आ जाएगा तो हर बार आपसे गलती नहीं होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में ऐसा बार-बार आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो जो रेट ऑफ हीट फ्लो होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? तो टेम्परेचर ग्रेडिएंट के और टेम्परेचर ग्रेडिएंट मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है और साथ ही साथ ये जो रेट ऑफ हीट फ्लो होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? तो एरिया के भी। तो अब दोनों को कंबाइन कर देते हैं। अब रेट ऑफ हीट ट्रांसफर मेरा क्या है? क्यू है। तो अब अगर हम लिखें कि क्यू जो है मेरा प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? टेम्परेचर ग्रेडिएंट के। यानी कि डीटी अपॉन डीएक्स की मैं बात कर रहा हूँ। मान लिया कि टेम्परेचर ग्रेडिएंट मेरा क्या है? डीटी अपॉन डीएक्स, पीछे मैंने डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स लिखा है। तो दोनों एक ही हैं, बस अंतर है वैल्यूज़ का। जितना छोटा वैल्यू लिमिट लगाने के बाद जैसे-जैसे आप करते जाते हैं, वो वैसे छोटा होते जाता है। तो डिफरेंशिएशन और लिमिट का कमाल है, आपको उन सब में नहीं जाना है उतना डेप्थ में। तो क्यू प्रोपोर्शनल हो गया डीटी अपॉन डीएक्स के और क्यू प्रोपोर्शनल हो गया ए के। अब इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर देता हूँ, तो कंबाइन करने के बाद मेरे को एक रिज़ल्ट मिलेगा, वो क्यू प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? ए इंटू डीटी अपॉन डीएक्स के। अब डीटी अपॉन डीएक्स को आप यहाँ नेगेटिव के फॉर्म में भी दर्शा सकते हैं, लेकिन क्यू हमेशा कैसा रिज़ल्ट देगा? पॉज़िटिव रिज़ल्ट देगा। ये बात याद रखिएगा क्योंकि हमने स्टेडी स्टेट कंडीशन को मान के रखा है। इसलिए मैं यहाँ नेगेटिव साइन नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन अगर स्पेसिफिक डीटी डी बाई डीएक्स की बात करूँगा, तो वो नेगेटिव ही होता है हमेशा, तो याद रखिएगा। अब मैंने तो यहाँ बताया था कि पर यूनिट टाइम है, तो आप यहाँ क्या लगा दीजिए? पर यूनिट टाइम लगा दीजिए, तो ये भी कितना हो जाएगा? क्यू बाई टी हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर क्या आपको दिखाई पड़ रहा है क्या? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, दिख जाएगा आपको। तो अब अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो क्यू बाई टी को मैंने एक टर्म से डिनोट किया था। इस क्यू बाई टी को मैंने एक टर्म बताया था जिसको कि मैंने बोला था हीट करेंट। ये मेरा क्या था?
हीट करंट, तो सारी बातें देखिए एक दूसरे से जुड़ जाएँगी। तो हीट करंट को मैंने एच से डिनोट किया था, तो Q/T को मैं क्या लिख दूँगा? एच लिख दूँगा और ये भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? A इंटू dt अपॉन dx के। अब मैं इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाऊँगा तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगा K इंटू A इंटू dt अपॉन dx। तो यानी कि अब हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएँ, तो मेरे पास हमको क्या मिला? एक कांस्टेंट मिला। K मेरा क्या है? एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहलाता है और इसी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं। यानी कि K मेरा क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल कहलाता है। तो इतनी बातें अगर आप समझ गए हैं, तो आगे भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पास एक इक्वेशन क्या मिला? तो मेरे पास इक्वेशन मिला जो H की वैल्यू है वो KA इंटू dt अपॉन dx है या फिर आप इसको डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब अगर मैं बोलूँ कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेरा 1 मीटर स्क्वायर है, वहीं अगर जो टेम्परेचर ग्रेडिएंट है उसकी वैल्यू 1 है, तो क्या हो जाएगा? ये सवाल आपसे पूछा गया है, तो यानी कि जो H है वो K के बराबर हो जाएगा। ये कंडीशन आप याद रखिएगा कि ये किस कंडीशन में होता है, तो जब एरिया यूनिट मीटर स्क्वायर है और dt बाई dh भी मेरा क्या है 1 दिया हुआ है। अब dt बाई dh क्या होता है, तो आपको टेम्परेचर ग्रेडिएंट मैंने लिखा रखा है, ये आपको dt बाई dh यानी कि ये मीटर में है और ये टेम्परेचर है, तो सेल्सियस में हो जाएगा, तो डिग्री सेल्सियस पर मिनट या डिग्री केल्विन पर मीटर हो जाएगा, ये भी बात याद रखेंगे। तो h की वैल्यू k के बराबर हो गई। अब यहाँ से अगर मैं k की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो k कितना हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा h इंटू dx अपॉन dt। ये बात समझ में आ गई होगी और साथ ही साथ क्या हो जाएगा? नीचे एरिया भी आ जाएगा। अब अगर मैं एच क्या है मेरा? एच मैंने आपको बताया कि हीट करंट है और हीट करंट तो हीट क्या है? एनर्जी का ही तो फॉर्म है ना? तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपके पास? जूल हो जाएगी। तो अब अगर मैं लिखूँ तो जूल क्या हो गया? अब ये जूल हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीटर स्क्वायर, ये भी हो गया मीटर और डीटी क्या हो गया आपका डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन दोनों सही होगा, मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ। तो अब जो है अब जूल क्या होता है? पावर इज सेड टू बी 1 वाट इफ 1 जूल ऑफ ए वर्क इज डन इन 1 सेकंड। तो याद रखिएगा अब मैं जूल को क्या लिख सकता हूँ? जूल को कैसे आप डिफाइन करेंगे? तो देखिए, क्योंकि मुझे क्या लाना है कि वाट के टर्म में इसका एक्चुअली जो इसका यूनिट होता है वो वाट के टर्म में होता है। तो अब अगर मैं बोलूँ कि जो मेरा हीट था, हीट क्या था? हीट करंट जो था ये क्या था? Q/T था। तो टी इसको लिखना सही क्या होगा? ये जो मैंने जूल लिखा है पर मीटर स्क्वायर ये गलत हो रहा है। क्योंकि मैंने बताया ना कि हीट है क्या? Q/T तो Q का तो जूल मैंने लिख दिया। लेकिन यहाँ पर आपको सेकंड भी लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ रेट दिया हुआ है। कई बार यही हम समझ नहीं पाते हैं और गलतियाँ करते चले जाते हैं। तो रेट का मतलब ये होता है पर यूनिट टाइम, इसलिए आपको जूल पर सेकंड यहाँ लगाना पड़ेगा। तो अब यहाँ देखिए 1 मीटर से 1 मीटर कट गया। तो यानी कि ये क्या बन गया आपका? जूल पर सेकंड क्या होता है? अगर 1 जूल ऑफ एनर्जी 1 सेकंड में खर्च होता है तो वो क्या कहलाता है? 1 वाट यानी कि पावर बन जाता है। तो अब ये क्या हो जाएगा? जूल पर सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं? वाट लिख सकते हैं और नीचे क्या आ गया मेरे पास? पर मीटर आ गया। याद रहेगा? सेकंड जूल पर सेकंड तो वाट बन ही गया या फिर ये डिग्री सेल्सियस आएगा या फिर केल्विन आएगा। तो मैं आपको इसको अलग करके लिख देता हूँ, तो जो इसका यूनिट बना, अब जो इसका यूनिट बना वो क्या बना? वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री केल्विन बना। आप 2 अलग-अलग लिख लीजिएगा ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अब यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइए देखिए, अब अगर वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन है, तो अब आगे क्या होगा? तो देखिए, मैं आपको बता दूँ कि अब इसका हम क्या निकालने जा रहे हैं, डायमेंशन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो देखिए, वाट होता क्या है? तो वाट का मतलब होता है आपको अ वर्क डन अगर अपॉन टाइम है, यही है ना? क्योंकि जूल पर सेकंड क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। तो अगर इसको मैं लिखूँ, तो ये कितना होता है? फ़ोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है और अपॉन टाइम हो जाएगा। तो फ़ोर्स कितना होता है? फ़ोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। तो ml का पावर -2 होता है और यहाँ तक हो गया यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना? तो ml फिर से मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि मुझे ही कन्फ्यूज़न ना हो जाए, ठीक है? तो ये हो जाएगा फ़ोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू d अपॉन t हो जाएगा। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ये हो गया m और ये हो जाएगा LT का पावर -2 और ये हो गया आपका L और ये हो गया आपका T। क्योंकि टाइम है तो T ही रहेगा। तो अब ये कितना हो जाएगा m1 L2 T का पावर -3 हो गया। अब चलिए, तो यानी कि यहीं पर तो हमको सब्स्टिट्यूट करना था, तो ये कितना हो जाएगा m1 L2 T का पावर -3। ये तो आ गया आपका क्या? अब ये वाट पर यूनिट टाइम था ये, है ना? यानी कि मेरे पास क्या आ गया? जूल पर सेकंड वाट की वैल्यू आ गई। अब जो है पर
मीटर डिग्री सेल्सियस, तो ये था लेंथ और डिग्री सेल्सियस को हम थीटा से डिनोट करते हैं। तो एक एल से एल को काट दीजिए तो कितना हो गया m1 l1 t का पावर -3 और थीटा का पावर -1, तो ये आपका क्या बन जाएगा, डायमेंशन बन जाएगा। तो आपको केवल सिंपली याद रखना है इसको, सिर्फ आपको ये याद रखना है, इतना नहीं करना है एग्जाम में, ठीक है। अभी तो यूनिट और डायमेंशन भी आएगा तो वहां पर भी मैं आपको काफी सारी चीजें याद कराऊंगा, उसके लिए परेशान नहीं होना है, मैं आपको पूरा सिलेबस पढ़ा दूंगा। चलिए, अब जो है अगर आपके पास कंडक्टर, दो कंडीशन बनेगा। एक तो आपके पास कंडक्टर जो होगा एक परफेक्ट हो जाए, परफेक्ट कंडक्टर होगा, यानी कि परफेक्ट कंडक्टर के केस में जो आपका के का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। याद रखिएगा सवाल पूछा गया है, आपसे सवाल क्या पूछा गया है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपसे पूछा गया है कि फॉर द परफेक्ट कंडक्टर थर्मल कंडक्टिविटी के, यानी कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के फॉर परफेक्ट थर्मल कंडक्टर, तो आपको ऑप्शन में एक ऑप्शन इनफाइनाइट भी दिखेगा, वही आपको टिक करना है। साथ ही साथ अगर आपसे पूछ दिया कि अगर कंडक्टर परफेक्ट इंसुलेटर है, तो आपको क्या बताना है कि जो के की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। तो इतनी बातें थी आपको फूरियर लॉ से संबंधित जो आपको याद रखनी है। अब आइए बढ़ते हैं अपने आगे। देखिए, मैंने अभी आपको क्या बताया, तो मैंने बताया कि अगर मेरे पास कोई एक रॉड है जिसकी लंबाई क्या थी, तो जिसकी लंबाई L है और यहाँ पर जो मैंने टेम्परेचर लिया था T1 और ये हो गया था T2, अगर T1 ग्रेटर देन था T2 यानी कि ये हो गया था आपका गर्म एनवायरनमेंट और ये हो गया था आपका कोल्ड एनवायरनमेंट। तो टेम्परे जो हीट फ्लो करेगा उसका डायरेक्शन मेरा इस तरफ होगा। यही मैंने अभी आपको पढ़ाया। वहीं अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने ए मान के रखा था, तो अब मैंने क्या आपको सिखाया कि मैंने सिखाया कि जो हीट करंट होता है वो किसके बराबर होता है, तो के ए इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। तो देखिए मैंने ये लिखा है। अब आप कई बार कंफ्यूज हो सकते हैं कि डी टी अपॉन डी एक्स क्यों लिखा है, यहाँ तो एल माना है, ये है। तो कुछ नहीं है, याद रखिए कि ये जो डी एक्स है ना, यही आपका एल है, ठीक है। और ये जो आपका डी टी है वही चेंजिंग टेम्परेचर है। अभी मैंने टी वन माना है, या इसको मैं थीटा वन मान लेता हूँ और इसको मैं मान लेता हूँ थीटा टू। तो ये कितना है, के ए मैं लिख देता हूँ और साथ ही साथ ये कितना है, थीटा वन माइनस थीटा टू और अपॉन एल। तो दोनों की वैल्यू एक ही है, कोई अलग नहीं है, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो यानी कि अब अगर मैं, ध्यान से समझिएगा कि अब अगर मैं इसको भी और थोड़ा-सा सिंप्लीफाई कर दूँ, तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा के ए डेल्टा थीटा में लिख देता हूँ और अपॉन एल लिख देता हूँ। अब आपको एक चीज़ समझना है कि अगर मैं 1 डिवाइडेड बाई 1/3 लिखता हूँ, तो देखिए क्यों ये बता रहा हूँ, तो 1 डिवाइडेड बाई 1/3 लिखा, तो ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू 3/1 यानी कि 3, यानी तीसरा पहले नंबर पे कैसे जाता है, ये आपको बस समझाना था। क्यों? क्योंकि यहाँ भी इसका मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो देखिए अब अगर मैं एच को लिखता हूँ, ये हो जाएगा के ए को मैं हटा दूँ और इसी को मैं तीसरे नंबर पे लेके जाऊँ, तो ये डेल्टा थीटा और एल अपॉन क्या हो जाएगा, के ए हो जाएगा। तो अब ये जो एल अपॉन के ए है, अब एल अपॉन जो के ए है, तो अब इसको अगर मैं लिखूँ तो यही मेरा क्या कहलाता है, आरटीएच कहलाता है। क्या कहलाता है, आरटीएच, जिसको कि हम थर्मल रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? थर्मल रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। अब थर्मल रेजिस्टेंस क्या काम करता है? तो देखिए ये नीचे है, अब अगर इसकी वैल्यू अगर ज़्यादा होगी, तो जो हीट करंट है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी और इसकी वैल्यू जितनी कम आएगी, हीट करंट की वैल्यू उतनी ज़्यादा आएगी, इस बात को आपको समझना है। यानी कि ये ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रहा है हीट फ्लो में। बस इतनी ही बात आपको ध्यान में रखना है। तो अब अगर मैं लिखूँ, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल्टा थीटा और अपॉन आरटीएच। तो अब अगर मैं यहाँ से आरटीएच की वैल्यू निकालूँ तो कितना हो जाएगा? डेल्टा थीटा और अपॉन एच। तो अब अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ कि थर्मल रेजिस्टेंस होता क्या है, तो थर्मल रेजिस्टेंस होता है हमारे पास जो चेंज इन टेम्परेचर आता है, यानी कि जो मेरा टेम्परेचर चेंज होता है और साथ ही साथ अगर मैं बोलूँ नीचे जो है हीट करंट, तो इन दोनों का जो रेशियो है वही मेरा क्या कहलाता है, थर्मल रेजिस्टेंस कहलाता है। और ये किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है लेंथ ऑफ रॉड और थर्मल कंडक्टिविटी इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बराबर होता है। तो ये बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इट इज़ डिफाइंड एज़ द रेशियो ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस टू द हीट करंट, ये आप लिख लेंगे अपने कॉपी में। अब अगर इसकी यूनिट की बात करें, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मैं निकाल देता हूँ आपके लिए। तो देखिए डेल्टा थीटा तो आपके पास क्या रहेगा, अब अगर डेल्टा थीटा को मैं देखूँ तो ये किसमें है आपका, केल्विन में है, डिग्री केल्विन में है। और नीचे अगर आपका क्या है, हीट करंट है, तो हीट करंट क्या होता है, क्यू बाई टी होता है। क्यू क्या होता है, जूल होता है और ये कितना होता है, सेकंड होता है। तो ये कितना हो जाएगा, केल्विन सेकंड पर जूल हो जाएगा, या केल्विन सेकंड पर यूनिट
किलो जूल भी आप लिख सकते हैं। ये के किलो है, ये मैं बता देता हूँ, और ये वाला जो है आपका केल्विन है। तो इसके आगे डिग्री लगा लीजिए ताकि आपका कन्फ्यूज़न पूरी तरह से दूर हो जाए। तो याद रखिएगा केल्विन, केल्विन सेकंड पर किलो जूल इसका यूनिट हो जाएगा, ये भी आपको अब पता चल गया। तो इतनी सारी बातें थी जो इनसे संबंधित थी। अभी मैं आपको हीट ट्रांसफर पढ़ा रहा हूँ, यानी कि हीट एंड टेम्परेचर पढ़ा रहे हैं, उसी का पार्ट है हीट ट्रांसफर। तो आई होप आज की क्लास में इतने ही रखेंगे, अब आगे की क्लास आगे देखेंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में भी आप पुट अप कर सकते हैं। धन्यवाद।